अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, फ़र्क रेटिंग या रैंकिंग का तो है, लेकिन ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान कप्तान नंबर 1, नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी नंबर 10 पर भी नहीं? ऐसा क्यों है? शाह महमूद कुरैशी तो बानी पीटीआई से भी पहले यानी 9 मई 2023 से जेल में हैं। पहले उन्हें अडयाला जेल में कैद रखा गया, लेकिन आजकल अब वो लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद काट रहे हैं। मगर शाह महमूद कुरैशी के लिए इंटरनेशनल मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखे गए, ना ही पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पर कभी रिलीज शाह महमूद कुरैशी जैसे ट्रेंड्स चलाए गए। पीटीआई लीडरशिप इमरान खान को ही सब कुछ मानकर सिर्फ अडयाला के गिर्द चक्कर लगा रही है। किसी ने शाह महमूद कुरैशी के लिए वैसे आवाज़ उठाई, ना ही किसी को ख्याल आया कि वो कोट लखपत जेल में कुरैशी साहब से मिलकर जान लें कि वो किस हाल में हैं। जब कोई नहीं बोला तो बिल आखिर शाह महमूद कुरैशी खुद ही बोल पड़े कि पीटीआई क़यादत हमसे भी मिल ले, कुछ पूछ ले, शायद कोई अच्छा मशवरा ही मिल जाए उन्हें। गुज़श्ता रोज़ अदालत में पेशी पर शाह साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। पीटीआई की जो हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें उमर अयूब खान साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाजत देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, और हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले लें कि हमारा नुक्ता नज़र क्या है। साहब, तुम्हें खबर ही कहाँ थी कि हम भी हैं? वैसे तो अब भी हैं, कोई मर भी नहीं गए। शाह महमूद कुरैशी की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने सियासी क़द और पार्टी में ओहदे को लेकर बाकायदा अपसेट हैं कि उन्हें किसी मुशावरत में शामिल नहीं किया जा रहा। शाह साहब का ये गिला तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के लिए यकीनन एक चार्जशीट से कम नहीं है। नाजरीन, ये गिला ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल भी दी जा चुकी है। एहतजाजी कॉल पर भी बाज़ पार्टी रहनुमाओं के कंसर्न सामने आ चुकी हैं कि इस एहतजाज की जो है वो टाइमिंग ठीक नहीं है। अब जैसे जैसे 24 नवंबर की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे तवक्को की जा रही है कि अब पीटीआई कोई मुकम्मल लाहेअमल देगी कि एहतजाज करना है तो कैसे करना है। मगर इससे पहले ही पार्टी के अंदर से इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में पीटीआई पेशावर की तंजीम से 4 ओहदेदारों के इस्तीफ़े आ चुके हैं, जो इस बात की दलील है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, जो पार्टी के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं। सवाल यह है कि ऐन एहतजाज से पहले पीटीआई पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी, 2 सीनियर नायब सदूर और 1 नायब सदर ने अपने पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा क्यों दिया? ऐसे वक्त में जब पीटीआई एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठी है, हुकूमत ने एक बार फिर 9 मई के जो केसेस हैं उनको साबित करने के लिए अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। हुकूमत 9 मई के वाक़यात की वीडियोस को भी पहली बार सामने लेकर आई है। हुकूमत का मानना है कि 9 मई की तरह पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज भी पुरतशद्दुद हो सकता है। हुकूमत का ये खदशा कितना दुरुस्त है? दूसरी तरफ पीटीआई जहां पाकिस्तान में एहतजाज से हुकूमत को प्रेशर में लाना चाहती है, वहीं इंटरनेशनल दबाव भी रियासत पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। पीटीआई को नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ी उम्मीदें हैं, मगर इससे पहले एक बार फिर अमरीकी कांग्रेस के 46 कानून साजों ने सदर जो बाइडन को ख़त लिखा है कि वो जाते जाते इमरान खान के लिए कुछ ज़रूर करते जाएँ। ख़त में जहाँ इमरान खान समेत सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है, वहीं पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करने का भी कहा गया है। उधर इस ख़त पर जवाब आना भी बाकी है, लेकिन उधर बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने जो 16 अक्टूबर को ख़त लिखा था कि इमरान खान को फ़ौजी ट्रायल की तरफ ले जाया जा सकता है, इसका जवाब भी आ गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अपने जवाब में कहा है कि ऐसा हमें कोई इशारा नहीं मिला कि इमरान खान का फ़ौजी ट्रायल किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पीटीआई दुनिया के सामने पाकिस्तान को क्यों ऐसे पोर्ट्रेट कर रही है। सवाल ये भी है कि कल तक पीटीआई को अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर थी, तो क्या आज अमरीकी ग़ुलामी या आज अमरीकी इंटरफेरेंस, उनकी मदाखलत काबिल कबूल हो गई है? क्यों? क्या पीटीआई भी बाकी सियासी पार्टियों से मुख्तलिफ नहीं है, जो अपने जो सियासी फ़ैसले हैं नज़रियात पर नहीं बल्कि सियासी मफादात को देख कर करती हैं? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान भच्चर साहब हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भच्चर साहब आपका। भच्चर साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब को
ये क्यों कहने की ज़रूरत पेश आई कि उधर भी आके उनका हाल पूछ लें? उन्होंने जो लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने कहा कि इधर भी आ जाए, इधर उनसे भी आके कोई मशावरत कर लें। ये मैसेज दिया है आप लोगों को कि सिर्फ इमरान खान ही नहीं, हम लोग भी कैद हैं। वो पिछले 1.5 साल से कैद हैं, ना कोई उनके पास जाता है, ना कोई मशवरे लेता है। ये पार्टी पे कौन लोग हावी हो गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल शाह साहब का ये गिला बजा है जी। मैं उसमें थोड़ी सी एक टेक्निकलिटीज़ भी आ जाती हैं। मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो मैंने 3 दफ़ा कोशिश की शाह साहब को मिलने की, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई। और मैं 3 दफ़ा गया उधर ATC कोर्ट में तो मिलने दिया, और 2 दफ़ा तो अंदर भी हमें नहीं जाने दिया गया। डयाला वाला वाक़या आपके सामने है। जिस तरह हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन जो उमर अयूब साहब कौमी असम्बली के थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के मैं था, और फॉर्मर स्पीकर थे हामिद रजा साहब थे, MNA थे, वो सब हमारा जो हाल हुआ, तो उनकी बात वजन तो जी उनका हमारे से बहुत ज्यादा है। और अंदर जितने बैठे हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब है, चीमा साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद, ये सारे जो है उनका वजन बहरहाल हम सबसे ज्यादा है, वो तकलीफ में है। तो अब हम कल से हम कोशिश भी करते हैं, उसमें कुछ डेफिनेटली ये गिला उनका मैं तो समझूंगा कि है, इसमें बनता भी है, लेकिन मजबूरी ये है कि ये मिलने भी नहीं दे रहे। अब ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जो 2 बानी चेयरमैन के बाद हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन है, तो उनसे मुलाकात भी उन्होंने ऐसे ही रखी हुई है जिस तरह खान साहब से मुलाकात का क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है। तो इसमें हमें जरूर करना चाहिए जी। उनका जो कंसर्न है उसको जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उनको भी जाना चाहिए। हम भी इंशाल्लाह उनकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो बाकी जो है जी इंशाल्लाह हम ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब इसको इस रनिंग वीक में देखते हैं कि ये अब क्या बनता है। 24 नवंबर का एहतजाज, बुशरा बीबी बड़ी एक्टिव लग रही हैं। बाकायदा जो मैसेज था वो तो अलीमा खान ने दे ही दिया था कि इमरान खान जो है वो कौम के लिए अंदर जेल में है, कौम निकलेगी तो इमरान खान बाहर आएंगे। तो क्या बुशरा बीबी इस एहतजाज को लीड करेंगी? सारी जो एहतजाज के हवाले से स्ट्रैटेजी है वो क्या बुशरा बीबी ने तय करनी है? देखिए जी, बुशरा बीबी खुद जो कि एक फस्तायत का शिकार रही हैं, खान साहब की वो बीवी है, हम सब इज्जत हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बुशरा बीबी का जो पैगाम देना है खान साहब का, वो को गैर मामूली बात नहीं है जिस तरह खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। बुशरा बीबी डेफिनेटली खुद एक फस्तायत का शिकार, वो बेसलेस मुकदमात में अंदर रही हैं, और खान साहब ने जो उनको पैगामात दिए हैं, उन्होंने पैगामात अपनी पार्टी तक पहुंचाए हैं, और अगर खान साहब हुक्म देंगे तो वो लीड भी कर लेंगी। लेकिन जो उनकी आखिरी बात थी, उन्होंने सिर्फ कहा है कि मैंने खान साहब का पैगाम पहुंचाया, बाकी पार्टी जिस तरह चल रही है खान साहब ही उसको तो क्या उन्होंने पंजाब से लीडरशिप को बुलाया, पेशावर बुलाया था ना उन्होंने कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से उन्होंने पंजाब की लीडरशिप को बुलाया पेशावर? आप गए थे? जी बिल्कुल बुलाया, मैं भी किया था, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनको ग्राउंड रियलिटी बताई, सारा कुछ बताया, उसके मुताबिक उन्होंने हमें हिदायत भी दी। और क्या उन्होंने क्या डायरेक्शंस दी पंजाब की लीडरशिप को 24 नवंबर के प्रोटेस्ट के लिए? जी कुछ डायरेक्शंस तो ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली हमारी एक स्ट्रेटजी है जी। तो आपको तो पता है कि हमारा को मुकाबला सिंपल एक सियासी जमात से तो है नहीं, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि हमें अभी वो डिस्क्लोज हमने नहीं करनी, हमें पार्टी की तरफ से हिदायत हैं तो उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो बाकी उन्होंने यही कहा है कि आप लोग पंजाब से भरपूर तरीके से हिस्सा लें, मोबिलाइजेशन करें, लोगों को एक्टिवेट करें, और इंशाअल्लाह ताला पंजाब पूरी तरह हिस्सा लेगा जी। क्या ये डायरेक्शंस मिली हैं कि जो एक MNA है वो 10,000 लोग लेके आए और MPA अपने हल्के से 5-5 हज़ार, हर कोई इतना लोग लेके आए? ये डायरेक्शंस मिली? देखिए जी, 10,000 और 5,000 लोग जो हैं वो कोई इतने मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, कोई इतना मुश्किल ये टास्क नहीं है कि 1 लाख आबादी 1 लाख वोट लेने वाला, 1.5 लाख वोट लेने वाला MNA या 80,000 वोट लेने वाला MPA अगर 5-5, 10-10 हज़ार बंदा लेके आए तो ये कोई इतना
पॉसिबल अपना इम्पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन जो मौजूदा हालात है उसके मुताबिक देखेंगे। और मेरे ख्याल में कि तो इतने लोगों को लेके कैसे जाना है, कैसे लेके जाएंगे? राना सनाउल्लाह साहब अभी एक टीवी पे कह रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें तो आप लोग कर रहे हैं, जो बुशरा बीबी ने इतनी डायरेक्शन दे तो दिए हैं, बताएं लेके कैसे जाएंगे? एक बस में 50 लोग बैठते हैं, तो 1000 लोगों को लेकर जाने के लिए 20 बसें तो आपको चाहिए, तो आप तो हज़ारों की बातें करते हैं। तो कहते हैं इतनी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ कैसी बातें करते हैं आप लोग? प्रैक्टिकल तो नहीं। उनकी ये है कि उनको हमारी जमात का ज्यादा फिक्र है। इंशाल्लाह वो फिक्र न करें, हम इंशाल्लाह लोग लेके जाएंगे और लोग उनकी तवक्को से बहुत ज्यादा होंगे और उधर सरप्राइज होगा इंशाल्लाह। कैसे लेके जाएंगे? पैदल जाएंगे? देखिए मैं आपको पहले कर रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं जो कि पार्टी की रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसपे हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो लोग तो जाएंगे इंशाल्लाह ताला जी। लेकिन कोई देखिए ना, छुप के तो नहीं जाना, सरेआम जाएंगे, सड़कों से जाएंगे या जीटी रोड से जाएंगे या आप लोग मोटरवे के जरिए जाएंगे? 2 ही रास्ते हैं ना जाने के, तीसरा तो फिर हवाई जहाज भर के तो नहीं लेके जाएंगे। जीटी रोड से भी जाएंगे, मोटरवे से भी जाएंगे और लोग वॉलंटियरली खुद अपनी गाड़ियों पे भी जाएंगे। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं कि सबको गाड़ियां हमने प्रोवाइड करी? लोग तो वॉलंटियरली तैयार है। 8 फरवरी को हमने लोगों को गाड़ियां दी थी जब लोगों ने वोट दिए थे। 2,60,00,000 वोट मिला था फॉर्म 45 पे। हाँ। उस वक्त हम तो घरों में ही नहीं थे। तो इसी तरह लोग पहुंच जाएंगे, वो फिक्र ना करें। वो सिर्फ देख रहे हैं अड्डों वाली ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चंद गाड़ियां उनके। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बेवक्त और होमवर्क के बगैर आप लोगों का ये प्लान है और ये शो आप लोगों का जो है ये जो बिल्कुल फ्लॉप होगा। राणा साहब कह रहे हैं कोई नहीं निकलेगा। लेकिन ये अब हमारी तैयारी या हमारी होमवर्क को वो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? चले हम वो नहीं कर सकते, हम कर दें डिस्क्राइब। पिछले कुछ अरसे से जो आप लोगों के एहतजाज हैं ये फ्लॉप ही हो रहे हैं, बगैर होमवर्क के हो रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं होती थी, लोग निकल आते थे, लीडरशिप गायब हो जाती थी, लीडरशिप नजर ही नहीं आती थी। होमवर्क के बगैर तो हुए हैं, ये हम डिस्क्राइब कर देते हैं आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना जी, ये 2 साल से मुसलसल एहतजाज हुए हैं और मेरे ख्याल में सब कंटिनेंट की ये वाहिद जमात होगी, बल्कि दुनिया की शायद किसी बड़ी तहरीक के अलावा वाहिद जमात होगी जो कि इतने अरसे से एहतजाज में लगातार आ रही है। अगर आप देखें तो 20,000 बंदों पे FIRs हैं पंजाब में, 15,000 से ज्यादा लोग डिटेंशन ऑर्डर में इन्होंने वक्तन फक्तन पकड़े हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में एहतजाज नाकाम होता रहा है। जो हमें गोल्स मिलने थे पंजाब में, हमें साथ साथ हम अचीव करते रहे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर होता रहा है कि किसी जगह किसी टाइम थोड़े लोग निकलते थे, किसी टाइम ज्यादा निकलते थे। अब आप खुद लाहौर वाला जलसा देख लें, वो टोटल एक ऑर्गेनिक क्राउड था और इतनी फस्तायत के बावजूद शाम 6 बजे इन्होंने हमसे माइक छीन लिए, जलसा बंद कर दिया। उसके बावजूद भी मोर देन 60-70,000 तो इस एहतजाज का प्योरली मकसद ये है कि इमरान खान की रिहाई जब तक नहीं होगी, या आप लोगों का एहतजाज ये धरने की शक्ल में बदल सकता है? वैसे ये वहीं रहेंगे, इस्लामाबाद ही रहेंगे? जी मैंने पहले आपको अर्ज किया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, चले आप बार बार पूछ रही हैं मैंने, तो मैं ये बता दूं कि धरने की शक्ल तब्दील हो सकती है जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी आप लोग इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल हो सकता है जी, पार्टी की इंस्ट्रक्शंस हैं और पार्टी की इंस्ट्रक्शन जब आएगी सीनियर लीडरशिप के तो ये हो सकता है जी। बहुत शुक्रिया। पंजाब के ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक अहमद खान भच्चर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज तहरीक इंसाफ के फॉर्म 47 के इल्ज़ामात के नीचे दबकर हुकूमत कर रही है, इस इल्ज़ाम से जान छूटी नहीं है। दूसरी तरफ इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है जो मुस्लिम लीग नवाज का साथ देने को मजबूरी मानते हैं। ऐसे में अगर हुकूमत और उनका इत्तेहाद चलता भी है तो एक मॉरल स्टैंडिंग ज़ाहिर है जो होती है उसकी कमी नज़र आती रहेगी। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बेएतमादी करती नज़र आती थी,
तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती नज़र आती थी। अब तो ख़ुद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि ना इज़्ज़त दी जा रही है और ना ही सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी को ये शिकवा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत न सिर्फ हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे को भूली बैठी है, बल्कि आइनी तरमीम के वक्त किए गए वादों से भी नून लीग पीछे हट रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की क़यादत तो पावर शेयरिंग फार्मूले को लेकर सूबे में अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का खुला जो है वो मशवरा दे रहे हैं अपनी लीडरशिप को। ये हकीकत नाजरीन किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पीपल्स पार्टी अगर थोड़ा सा भी अपना हाथ कंधा खींच लेती है तो वफाकी हुकूमत जो धड़म से गिर जाएगी। शायद यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने इस बात को रियलाइज़ किया और ड्यूटी लगाई डार साहब की कि वो उनके साथ बैठे, उनकी सुने, उनको एतमाद में लें। लेकिन बात यह है कि ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से इसहाक डार उस कमेटी का भी हिस्सा हैं जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले को यकीनी बनाना था। तो वही इसहाक डार और वही मुआहदे पीपल्स पार्टी को राज़ी करने के लिए अब डार साहब नया क्या देंगे? तहरीक इंसाफ एहतजाजी मूड में है और पीपल्स पार्टी नाराज़गी के मूड में। ऐसे में बाज़ लीगी रहनुमा ये कह चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत एक अरेंजमेंट है, जिन्होंने ये किया है, सारा इत्तेहादी निज़ाम खड़ा किया है, वो चला भी लेंगे, वो संभाल भी लेंगे। अब क्या यही वजह है कि नून लीग पूरे एतमाद है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नाराज़गी हुकूमत के लिए ख़तरा साबित नहीं होगी? दूसरी तरफ पीटीआई के एहतजाज को डील करने की हुकूमती हिकमत अमली पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि एक तरफ पीटीआई जब एहतजाज की कॉल देती है तो हुकूमत फौरी जगह जगह कंटेनर लगाकर खुद ही उनके एहतजाज को कामयाब बना देती है, इतना बढ़ावा दे देती है। हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी इस पॉलिसी पर एतराज़ उठा रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब गुज़श्ता रोज़ मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने क्या कहा इस हवाले से ज़रा सुनिए। कई दफ़ा मैंने इजहार किया, मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि एहतजाज की कॉल हो और मोटरवे पे आप लगा दें अपना कंटेनर, आप लाहौर में लगा दें, आप मुख्तलिफ जगह पे लोग बेचारे सुबह निकले, उनको परेशानी हो। मैं तो कहता हूँ एक एहतजाज के लिए मुझे अख्तियार दे दें, मैं कोई कंटेनर नहीं लगाऊंगा और कोई एहतजाज भी नहीं होगा। मैं गारंटी करता हूँ कि पंजाब में अगर एहतजाज हो जाए दूसरे दिन मेरे से इस्तीफ़ा ले लें। इसके साथ पीटीआई के एहतजाज से पहले उनके रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ शुरू होने वाले क्रैकडाउन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक जमहूरी मुल्क में एक सियासी जमात को एहतजाज करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। सवाल यह है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जारी जो महाजराई है पाकिस्तान को और इत्तेहादियों की नाराज़गी हुकूमत को कितनी जो है वो भारी पड़ सकती है, इसका मैं जवाब लूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का उनकी एहतजाज की कॉल है। अभी भच्चर साहब मेरे साथ थे, वो कह रहे थे उनका जो एहतजाज है ये धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, धरने में भी बदल सकता है, क्योंकि उनका एक मोटिव है, एक मकसद है, वो है इमरान खान की रिहाई। एक तरफ ये चैलेंज है, ये कितना संजीदा है आप लोगों के लिए, कितना टेंशन का बाइस हो सकता है तहरीक इंसाफ का ये फैसला, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराजगी। देखिए शाजिया, जो तहरीक इंसाफ की बात आप कर रहे हैं, उनकी एहतजाज का कितना हम पे कोई प्रेशर है या दबाव है, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हम चाहते हैं कि जो ये उस एहतजाज को अगर कानून के दायरे में रह करें तो किसी को कोई इतराज़ नहीं। लेकिन इनकी जो हिस्ट्री है तहरीक इंसाफ की, वो भरी पड़ी है इन कामों से कि जो कानून को हाथ में लेते हैं और आम जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगियों को मुश्किल में डालते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं सरकार की, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ नुकसान पहुँचाते हैं। और इस वजह से उनको ये स्ट्रेटजी हमें अपनानी पड़ती है कि उनको किस तरह कंटेन करें ताकि वो इस तरह के काम ना करें। आपको पता है जो भी एक इन्होंने हरकतें करते हैं ये लोग। बाकी मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रेशर नहीं है हम पे कि खुदा न खास्ता कोई ये बहुत बड़ा कोई कारनामा करेंगे और हम पे प्रेशर आएगा। जो पास में इनकी हिस्ट्री रही है, जब इमरान खान उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था तो आपको पता है कि क्या हाल हुआ था कि वो सुबह 3-4 हज़ार बंदे होते थे, उनके साथ चल पड़ते थे और बीच में ये मैंने पहले भी ये मिसाल दी थी कि शेर आया, कोई समझता ही नहीं है था, हर कोई कहता था ये झूठ बोलते हैं। एक दिन सचमुच शेर आ गया था, तो एक दिन ये सचमुच कहीं तहरीक इंसाफ का जो है वो सुनामी आई ना जाए। नहीं, शेर कई दफ़ा आया है और जिस तरह का शेर आया वो लोमड़ी साबित हुआ है।
और आपको पता है कि 2 दफ़ा पहले उन्होंने KPK से जो चढ़ाई की, असल में जो उनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलती है, पंजाब से तो कोई बंदा नहीं जाता, या तो पंजाब से जाके दिखाए ना, जो अभी गवर्नर साहब का आपने बताया है। तो पंजाब का नहीं मसला तो है कि KPK में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो... आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोई जाके दिखाए? एहतजाज तो हक है ना राणा साहब। नहीं, मैं कहता हूँ पंजाब से जाता कोई नहीं है, वो निकलता नहीं है। KPK से तो सिर्फ उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है जो उसको सहारा देती है, और उसके जो KPK के सरकार के सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, वो तो सरकारी मुलाजमीन को बीच में ले आते हैं और वहाँ लॉजिस्टिकली भी वो सपोर्ट करते हैं। तो वो वजह है जिस वजह से थोड़ा सा उनको सहारा मिलता है। मैं तो कहता हूँ पंजाब से उनको नहीं, लोग निकलते नहीं है, ना वो एहतजाज में हिस्सा लेते हैं। अब जिस तरह के वो मिन्नतें कर रहे हैं कि वो MPs MNAs और टिकट होल्डर को कहते हैं हम बंदे लाएं और टिकट लें, और ये इंसेंटिव जो दे रहे हैं या लालच दे रहे हैं, उससे पता चलता है ना। वरना तो किसी को कहना नहीं चाहिए। अगर बानी PTI इतना लोगों के है, वो फॉलोअर उसके हैं, तो उसने कॉल दे दी है। वैसे हाँ, आपकी अब तो वैसे कॉल डायरेक्टली इमरान खान ने दी है, उनकी बहन ने बाहर आके बताया था। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, फिर किसी ज़रूरत रह जाती है। जितनी तहरीकें चली हैं वो आपके सामने हैं, उसके पीछे कोई पर्पस होता था, कोई और वो बात करते थे, लेके लोगों को चलते थे। तो ये अब बानी PTI को रहा कराना है, और उधर सारा दिन KPK वाली गवर्नमेंट को अब 8-9 महीने हो गए हैं, मुझे बताएं, वो गवर्नमेंट गवर्नेंस छोड़ के वो लगे हुए हैं ऐसे एहतजाज पे, इसी तैयारी में रहते हैं। और वो एक पंजाब से लोग निकले तो आप लोग निकलने देंगे? नहीं ना, निकले ना जी, बिल्कुल निकले, इसमें कौन सी बात है। कोई गिरफ्तारियां नहीं होंगी? नहीं, कोई गिरफ्तारियां तो देखे ना, गिरफ्तारियां तो नुक्से अमन के लिए कुछ, अगर कोई जो इंतजामिया काम करती है तो उसके लिए उनको जो रिपोर्ट होती है इंटेलिजेंस बेस पे रिपोर्ट्स होती हैं, वरना कोई निकले तो उस पे उधर भी तो होती है ना। KPK से लोग आ जाते हैं ना, इसलिए कि उनकी सरकार है, तो इधर से लोग चले जाएं। सही है राणा साहब। ऐसे में राणा साहब, हकीकत यह है कि इनके पास 9 मई को क्या हुआ था, कितने लोग निकले थे जिन्होंने चढ़ाई कर दी थी मुख्तलिफ जगहों पे, सही तोड़ की, और किया क्या इन्होंने। 9 मई का वाकया नहीं है आपको पता। इनसे यही तो हो सकती है ना कि अगर किसी जगह ये इनको पहुंच जाएं, और जहां से जिस तरह ये D चौक की बात करते हैं, फर्ज करें जो बात कर रहे थे गवर्नर साहब, ये अगर वो बात हो जाए कि नहीं रोकते आ जाते हैं, तो वहां जो ये गोल खिलाएंगे, आपको पता है ये क्या करेंगे। ये तो राणा साहब, एक तरफ इनका एहतजाज है, दूसरी तरफ तहरीके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज होने की, गिले शिकवों की टाइमिंग, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए? कोई ऐसे मुतालबात हैं जो इस खास टाइम को चुनकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मनवाना चाह रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, और इत्तेहादी जमातों में या किसी पार्टी के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर, और किसी ग्रुप में, किसी फैमिली में गिले शिकवे होते रहते हैं। कभी भी अपनी पार्टी के अंदर भी, जिस तरह हमारी पार्टी है, तो हमारे अपने लोगों को भी कही होगी कि जी हमारा उनके मसाइल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो बिलावल साहब बात करते हैं वो बैठ के हल हो सकती है, और हल होती रही है, पीछे भी 2-4 दफा इस किस्म की। लेकिन उनको ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? ना इज्जत मिल रही है हमें वफाक में, ना सियासत हो रही है। उनकी सियासत ये सियासी बयान होगा, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बिलावल साहब को चाहिए कि असल में आधा तीतर आधा बटेर किया हुआ उन्होंने, वो हुकूमत में आए ना, कैबिनेट में आके बैठे, और वहाँ पे जो वो समझते हैं कि चीज़ें होनी चाहिए वहाँ आके बताएं। तो पहले जो 16 महीनों में उनकी कैबिनेट में जो उनके हिस्सा थे वो कैबिनेट के, वहाँ उनके जो लोग थे, जो चीज़ें लेके चलते थे, मेजॉरिटी वही फैसले होते थे। कल गवर्नर पंजाब मेरे प्रोग्राम में थे, उनसे मैंने यही सवाल किया कि आप लोग क्यों आप काबीना का हिस्सा नहीं बनते, तो वो कहते हैं अब हमारा ये हाल हो रहा है, अब हमें उस खुले तरीके से काम करने नहीं दिया जाता, अपनी मर्जी नहीं हमें करने दी जाती, तो जब वजारतें हमें दे देंगे तो हम तो बड़े बाउंड हो जाएंगे। ऐसी वजारतों का क्या फ़ायदा कि उसमें इख्तियार ही आपके पास ना हो, तो ऐसी वजारतें तो नहीं चाहिए उन्हें। अब मैं इसका जवाब क्या दूं? इनको पता है कि जिस तरह के उस वक्त कैबिनेट थी, उसमें इख्तियारात ही नहीं, उनके पास जो मुकम्मल इख्तियार से बढ़ के उनके पास इख्तियारात थे। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं। 16 महीनों की हुकूमत की बात कर रहे हैं ना आप?
अब भी आएंगे तो इस तरह ही होगा। वो तो उसको भयानक तजुर्बा कहते हैं, नून लीग के साथ इत्तेहाद, भयानक तजुर्बा 16 महीनों का, ये पीपल्स पार्टी कहती है। कौन कहती है? उनके जो वज़रा हमारे साथ थे वो आज भी कहते हैं कि हमें कैबिनेट में जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पार्टी का उनका फैसला है, जैसे बात होती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कैबिनेट में होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये तो ऐसे हमें पता है कि किस तरह के मामले थे। हम तो बड़े वहाँ पे खुद कहते थे कि जी छोड़े, उनके पास इख्तियारात थे, बढ़ चढ़ के इख्तियारात थे। तो फिर अगर होने चाहिए, चाहते भी हैं, तो फिर ये क्या वजह है, क्यों आना नहीं चाहते हैं, क्यों आने नहीं दिया जाता? फिर इसका मतलब है जरदारी साहब का फैसला है कि नहीं लेनी वजारतें? उनकी क़यादत का कोई फैसला होगा, कोई सियासी उनकी सोच होगी कि इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा सियासी तौर पे। शायद वो समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसके इत्तेहादी हैं, हम उसके तो सारे मज़े लें, सारे हम जो जितना जो है उससे फ़ायदा लें। लेकिन दूसरी साइड पे ये भी हम कहेंगे जी जो डिसीजन होते हैं, जो मुश्किल फैसले किए भी हैं इस गवर्नमेंट ने बेहतरी के लिए, माशी बेहतरी के तो लिए, बाहर नहीं, इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर नहीं उठाना चाहती ताकि आवाम को जवाब देना हो? तो इस तरह मुझे तो इसी तरह ही लगता है कि वो ये चाहते हैं कि सब कुछ ही हो रहा है। देखिए इस वक्त मामलात क्या हैं, प्रेसिडेंट वो हैं, चेयरमैन सेनेट वो हैं, गवर्नर पंजाब वो हैं, मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ उनके पास नहीं है। जरदारी साहब बिल्कुल चीज़ों को हैंडल भी कर रहे हैं और करते भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि तो इस बात की रियलाइजेशन है कि कल को जवाब तो आप लोगों ने ही देना है फिर आवाम को। वो तो बिल्कुल हाथ खड़े कर देंगे। जब उनके पास वजारतें थी भी तो वो कह रहे थे कि जिनके पास वजारतें खजाना है उनसे पूछे, हमारे पास तो कुछ नहीं था। जब वजारतें थी तब उन्होंने वो बोझ नहीं उठाया, तब वो मलबा नहीं उठाया, आप कैसे उठाएंगे? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हम जवाब दे हैं, बिल्कुल जवाब दें अपने फैसलों के, और इंशाल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे। जो हमने एक मिशन लिया हुआ है कि हमने इकोनॉमी को रिवाइव करना है। आपने वजारत खजाना की बात की, इस वक्त जो 8 महीनों में इस तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कभी भी पॉजिटिव नहीं आए, कभी भी किसी गवर्नमेंट में। जो 8 महीनों में जो पॉलिसीज़ हैं, मेहनत है, वो फोकस्ड हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं, और आगे चल के आप देखें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप मुझे बताएं कौन से एरिया में बेहतरी नहीं आई? क्या स्टॉक एक्सचेंज बेहतर नहीं हुआ? क्या फॉरेन एक्सचेंज, हमारा ज़र मुबादला? किसान आज भी नाराज है। किसान को कोई वीट में हुआ है, लेकिन इधर देखें उनको बेहतर हो रही है, लेकिन उनको टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। अब 18 अरब रुपया तकसीम हो चुका है जो फर्टिलाइज़र के लिए उनको किसान कार्ड पे दिया गया है। तो 70 बिलियन के करीब है टारगेटेड सब्सिडी। ट्रैक्टर 10,000 ट्रैक्टर दिया गया, जैसे 10 लाख सब्सिडी है पर ट्रैक्टर, वो 10,000 ट्रैक्टर दिया है। इस तरह लेज़र और फ्री ट्रैक्टर जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बेशुमार किस्म के जो कंसेशन या इंसेंटिव्स हैं या सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। तो चीज़ें मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुल्क में VPN के गलत या सही इस्तेमाल पर एक बहस छिड़ गई है और बहस का नतीजा निकलने से पहले ही इसे बंद करने के अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं। हत्ता कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से फतवे भी ले लिए गए हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो गैर शरई है। सही और गलत इस्तेमाल की बहस में जाने से पहले मैं कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहती हूँ जिनके साथ VPN को बंद करने या रजिस्टर्ड कराने के हुकूमती अहकामात मैच नहीं करते। सभी हैरान हैं, हत्ता कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी इंटरनेट की स्पीड और VPN की बंदिश को लेकर हुकूमती पॉलिसी से खुश नहीं हैं। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के इस फैसले को उड़ा कर रख दिया और कहा कि फैसला साजों को क्या पता कि VPN है क्या, उनको क्या पता कि यहाँ पर 3G है, 4G तो है ही नहीं। 4G कहते तो है लेकिन यहाँ तो 3G है। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा देखिए।
जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि उनका इंटरनेट का स्पीड 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, क्या फर्क पड़ता है उनको। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। अगर लिया जाता तो हम समझाते। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है, जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। नाजरीन, सबसे पहले तो VPN को बंद करने की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। VPN को ऐसे वक्त में बंद किया जा रहा है जब मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपनी इंतहाओं पर है और तहरीके इंसाफ के मौक़िफ़ को दबाने की भरपूर हुकूमती कोशिश भी जारी है। VPN को ऐसे वक्त में बंद किया जा रहा है जब मुल्क में पहले ट्विटर या एक्स 1 साल से इस पर पाबंदी है और इसकी वजह नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच होना था। VPN को एक ऐसे वक्त में बंद किया जा रहा है जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस समेत पाकिस्तान के सभी इदारे इसी VPN को इस्तेमाल करते हैं और एक्स पर अपने जो पैगामात हैं वो पहुंचाते हैं। VPN को ऐसे वक्त में बंद किया जा रहा है जब मुल्क में सिक्योरिटी के नाम पर फायरवॉल के इंस्टॉल करने की कोशिशें हो रही हैं। VPN को ऐसे वक्त में बंद किया जा रहा है जब इंटरनेट के स्लो होने से IT के शोबे से जुड़े लोग करोड़ों डॉलर का नुकसान किए बैठे हैं। VPN को ऐसे वक्त में बंद किया जा रहा है जब दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल एप्लीकेशंस को अपना फ्यूचर मानकर आगे बढ़ रही है। VPN को मुल्क में ऐसे वक्त में बंद किया जा रहा है जब पाकिस्तान पर आज़ादी इजहार राय को लेकर पहले ही पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, तनकीद हो रही है। VPN को ऐसे वक्त में बंद किया जा रहा है जब ये सब जानते हैं कि इसका ताल्लुक शरीयत या सिक्योरिटी से क्यों जोड़ा जा रहा है। नाजरीन, VPN को मैं अगर आसान अल्फाज में समझा सकूं तो ये एक ऐसी या एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आपका IP एड्रेस तब्दील या छुपा लिया जाता है और आप किसी दूसरे मुल्क की लोकेशन पर चले जाते हैं। ऐसे भी जो ब्लॉकशुदा वेबसाइट्स हैं उससे वो खुल जाती हैं, उस एक्सेस हो जाती है उन साइट्स तक। जैसे मुल्क में 1 साल से एक्स को चलाया जा रहा है, हम सब चला रहे हैं, या जैसे चंद साल पहले मुल्क में YouTube को भी बंद किया गया था तो फिर इसको चलाने के लिए तब भी सब लोग, पूरा मुल्क VPN का इस्तेमाल करता था। अब हुकूमत इन्हें रजिस्टर्ड करने की शर्त लगा रही है तो सवाल पैदा होता है कि जिसने अपनी पहचान छुपानी है वो रजिस्ट्रेशन में पहले ही अपनी पहचान क्यों देना चाहेगा। तो सवाल ये भी है कि मुल्क में फायरवॉल के इंस्टॉलेशन के बावजूद VPN को क्यों बंद किया जा रहा है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपका। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, पहले तो ये समझ में आ रही थी जब इंटरनेट भी स्लो हो रहा था मुल्क में, जब कोई एक पार्टी एहतजाज की कॉल देती है उस दिन तो बेड़ा गर्क करके रख दिया जाता है पूरे मुल्क में इंटरनेट का। पिछले 1 साल से एक्स पर पाबंदी है, उसके बाद VPN को जब इस्तेमाल करना शुरू किया समझ में नहीं आती है। प्राइम मिनिस्टर, वुज़रा सब VPN का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट्स भी कर रहे हैं, पैगामात भी एक दूसरे को जा रहे हैं। अब इसी पर पाबंदी लगाना क्यों मजबूरी बन गया है? बहुत शुक्रिया जी। आपने जो अपने इब्तिदाइये में और उसके बाद जो सवालात उठाए उनमें कई ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब बेहतर होगा कि वफाकी हुकूमत खुद दे, क्योंकि मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो सवाल आपने उठाए हैं वो अहम हैं। जहाँ तक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इस्तेमाल करने का मामला है तो मैं दुनिया के उन मुल्कों की मिसालें आपको नहीं दूंगा जो आम तौर पर जो जमहूरी ममालिक की जो फहरिस्त बनती है उसमें नहीं आते। चीन है, शुमाली कोरिया है, सऊदी अरब है, ओमान है, मुत्तहिदा अरब इमारात वगैरह, मैं उनकी मिसालें नहीं दूंगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमारे पड़ोस में भारत और तुर्की अभी तक जमहूरी ममालिक की फहरिस्त में शामिल होते हैं। इन दोनों ममालिक में रजिस्टर्ड VPN जो है वो एक कानून है। यहाँ तक कि भारत में जो VPN इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पर VPN की जो कंपनीज हैं उनसे कहा गया है कि जो लोग VPN को इस्तेमाल करते हैं उनका डेटा जो है वो महफूज करें। तो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, मैं अमेरिका और बरतानिया की मिसाल नहीं दूंगा, मैं यहाँ करीबी ममालिक की आपको मिसाल दे रहा हूँ।
ये एक हकीकत है कि जहां वीपीएन का इस्तेमाल कुछ जो इदारे हैं, जैसे बिजनेसेस हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, बैंक्स हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनकी ज़रूरत है, मजबूरी है कि वो वीपीएन इस्तेमाल करें। वहाँ पर ऐसे अफराद और गिरोह भी हैं जो इसको खिलाफ कानून बल्कि दहशतगर्दी जैसे जराइम जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में आपके इल्म में होगा कि अभी चंद दिन पहले पेशावर से एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ा गया जिसने बताया कि किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए उसको रिक्रूट किया गया अफगानिस्तान से एक कलदम तंजीम की तरफ से, और फिर किस तरीके से वीपीएन इस्तेमाल करके ऐसी सोशल मीडिया एप्स जैसे टेलीग्राम है और भी कई हैं जिनका मैं अभी आपको नाम नहीं बता रहा, तो वो इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब शायद अमेरिका और बरतानिया को दहशतगर्दी के जो खतरात हैं उनका उस हद तक सामना ना हो जितना हमें है, खास तौर पर 15 अगस्त 2021 के बाद जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर है, कोई दिन खाली नहीं है जिस दिन शहरियों पे, इमलाक पे, फौजियों पर हमले न होते हों। शुदा की एक लंबी फहरिस्त है। तो हर मुल्क को इन तमाम जो टेक्नोलॉजी के जो प्लेटफॉर्म हैं उनको अपने सिक्योरिटी और अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने का हक है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आइन जो इजहार राय की जो आज़ादी के जो जमानत देता है उसके खिलाफ कोई काम हो, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इजहार राय की आज़ादी के नाम पर गालम गलोच, किरदार कुशी, बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी जो मालूमात है वो पहुंचाई जा रही है। और मैं वीलागर्स की बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ। जो चीज आपके चैनल पर नशर हो रही है, आपके यूट्यूब चैनल पर कुछ और नशर हो रहा है। जो आपके चैनल्स के जो थंबनेल्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं सिर्फ चंद आपको आज के जो मेन चैनल्स के थंबनेल्स बता देता हूं। मैं चैनल्स के नाम नहीं ले रहा जी, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि उन पे क्या छपा है। मिसाल के तौर पर एक अहम मेन स्ट्रीम चैनल का थंबनेल है, खान की रिहाई के बाद जलसा। रिहाई भी हो गई, उसके बाद जलसा भी हो रहा है। बड़ी विकेट गिर गई, इस्तीफे, असेंबलियां तहलील, हौशरुबा इंकिशाफात। ये एक चैनल का थंबनेल है। आगे चलेंगी। दूसरा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कर दी। मुझे नहीं पता क्या बड़ी बात है। दारुल हुकूमत में बड़ी हलचल, कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट बंद। अब आप बहुत बाखबर सहाफी हैं जी, और आपकी खबरों पर नजर है। ये आज के थंबनेल है। मेरे पास पूरी लंबी फहरिस्त है। मेरी बड़ी दिलचस्पी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन चैनल्स का जो थंबनेल लिखने वाला है वो एक ही फर्द है, वो इस तरह की चीजें लिखता है। क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके जो चैनल से जो इस तरह के झूठे और बेबुनियाद जो थंबनेल चलते हैं सिर्फ क्लिक एंड बेट के लिए, डॉलर कमाने के लिए, इसका आप चैनल्स के यूट्यूब की बात कर रहे हैं या मेन स्ट्रीम के जो टॉक शोज चलते हैं उसकी बात नहीं है? मैं मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ। उनके जो टॉक शोज की बात कर रहे हैं, उनके डिजिटल्स की बात कर रहे हैं ना आप? मैं मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल है, उसकी बात कर रहा हूँ। जो उनके अपने हैं, जो उनके अपने चैनल्स के डिजिटल हेड्स चला रहे हैं। क्या इसका ताल्लुक कोई इजहार राय की आज़ादी के साथ और सच के साथ है? मैं अभी आपको, जैसे ही हमारी ये गुफ्तगू खत्म होती है, मैं वो स्क्रीनशॉट भेजता हूं। आप खुद अपने तौर पर सर्च करके देख लें। ऐसे इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। झूठी खबर, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, इसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और सजाएं मिलनी चाहिए, उसको बैन होना चाहिए। देयर इज
मतलब कि इसमें कोई सेकंड थॉट होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो मीडियम है, सोशल मीडिया है, एक्स पर पाबंदी लगाने की नौबत क्यों पेश आई? हम देख रहे हैं कि जब से तहरीके इंसाफ, जब इमरान खान को जब से जेल में रखा गया है, तब से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया दिन ब दिन गिरता जा रहा है। कभी इंटरनेट स्लो हो रहा है, कभी एक्स पर पाबंदी लगा रही है, जिससे ये तासुर उभर रहा है, जिससे ये तासुर को तकवीत मिलती है कि शायद एक जो पार्टी है उसको गिराने के लिए या उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे या वो लोग मोबिलाइज ना हो। लगता ऐसा है कि सिर्फ एक पार्टी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। सर देखिए, अगर किसी जमात के खिलाफ कोई खिलाफ कानून सरगर्मियां और इक़दामात हो रहे हैं, तो अभी तक जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क में बाज़ाब्ता तौर पर किसी मार्शल लॉ का ऐलान नहीं हुआ, तो उनको ज़रूर चाहिए कि वो अदालतों में उन पर जो गैर कानूनी जो कदगन है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन जो सोशल मीडिया है, जहां उसका एक पहलू ये है कि आम शहरी भी अपनी बात कर सकता है, वहां पर ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया भर के अंदर झूठ और बेबुनियाद सनसनीखेजी फैलाने में भी उनका एक अहम किरदार है। खास तौर पर एक्स का आपने जिक्र किया या साबिक आंजहानी ट्विटर का, तो आपके ये इल्म में होगा कि जब से इलान मस्क साहब आए हैं, जिन्होंने लाखों डॉलर ट्रंप साहब की इलेक्शन पर खर्च किए, एक्स या ट्विटर अब बड़े हद तक उस पर जो गलत मालूमात हैं और प्रोपेगेंडा है उसकी कसरत है। इसी वजह से बहुत सारे दुनिया के मशहूर मीडिया हाउसेस, मेरा ख्याल है गार्जियन को आप जानती होंगी, उन्होंने अपने लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद अपने आप को एक्स से अलग कर दिया है। इस तरह की बहुत सारी कैंपेन्स जो है वो दुनिया में चल रही हैं। जो टेक जायंट्स हैं वो लाखों करोड़ों अरबों डॉलर कमाते हैं, सही, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि अगर उनके प्लेटफॉर्म से किसी मुल्क के अंदर झूठी खबरों पर खाना जंगी शुरू हो जाए तो क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे? सही। तो इसका मतलब है कि आप एक झूठ को आपने, जाहिर है झूठ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में सच भी सामने ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि आप कोई भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से कोई ट्वीट करें, आपके इल्म में है कि वो भारत के अंदर जो ट्विटर के जो सारिफ हैं वो देख सकते हैं? उसका जवाब नफी में है जी। आपके इल्म में है कि टिकटॉक पर भारत पर पाबंदी है, बंद है, बैन है? वो भी एक जमहूरी मुल्क है। तो तमाम तर जमहूरी आज़ादियों के बावजूद बहुत सारे ममालिक कुछ इक़दामात उठाते हैं। तो ये जो जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, चाहे गूगल हो या एक्स हो, उन्होंने अपने दफातर दिल्ली में क्यों खोले हैं जी। और बहुत सारी वो जो कदगने हैं उसको क्यों कबूल करते हैं? अब उनकी इकोनॉमी बड़ी है, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जायज तनकीद है उसका रास्ता आप रोके, लेकिन जो बेबुनियाद जो बातें हैं उसके लिए आपको कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो गया है, लेकिन उससे पहले जाते जाते एक अहम ख़बर जो 10 नवंबर का वाक़या है, ये मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसको सुनने पढ़ने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। नाज़रीन, क्या आज भी हम इस्लाम से जो पहले का दौर था जब बेटियों को ज़िंदा दरगौर कर दिया जाता था, क्या आज भी वो वक्त है? इसका जवाब तो नफ़ी में है कि आज वो वक्त तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? मेरे जहन में ये सवाल उस वक्त आया जब मैं सियालकोट के शहर डस्का में कत्ल होने वाली बेटी, उसकी एक दर्दनाक कहानी को पढ़ रही थी। उसका बाप कहता है, यही मेरी एक बेटी थी जो मेरा दुख, दर्द,
सुनती थी। उस बाप ने कितना दर्द सहा होगा जो अपनी बेटी के जिस्म के टुकड़ों को नालों में तलाश कर रहा था। ज़ोहरा शौहर के साथ बेइंतहा खुश थी। 2.5 साल के बेटे के बाद वो 9 माह की दोबारा से हामला थी, फिर से माँ बनने वाली थी। क्या कोई सोच सकता है कि सऊदी अरब में मुकीम शौहर की खुशी और 9 माह का हमल इसका कसूर बन गया था? वो सऊदी अरब से 1 महीना पहले पाकिस्तान आई ज़ोहरा, चंद रोज़ अपने वालिद के पास रही। उसके बाद उसकी सास ने, जो उसकी सगी खाला थी, सगी खाला, उसने बुलाया कि कुछ दिन हमारे पास भी रह लो आके। वो अपने बाप के पास कुछ दिन रहने के बाद अपने ससुराल चली गई क्योंकि सास ने बुलाया था। लेकिन बदनसीब ज़ोहरा ये नहीं जानती थी कि बाप के घर से जाने का ये बुलावा शायद उसकी मौत का बुलावा है, और सास की जो प्यार भरी दावत है ये सिर्फ एक धोखा है। उसे ससुराल में 3 ही दिन गुजरे थे अभी कि एक रात 10 नवंबर का वाक़या ये। वो सो रही थी, सोई हुई ज़ोहरा को पहले मुंह पर तकिया रख कर उसका सांस रोका गया, उसका कत्ल किया गया। सांस रुकने से ज़ाहिर है वो मर गई। फिर उसी कमरे में उसके टुकड़े करके उसके जिस्म के न जाने कितने टुकड़े किए, उनको थैलों में बंद किया, फिर उसे नाले में ले जाकर दूर दूर बहा दिया गया। सास ने ये कत्ल अपनी बेटी और उसके बेटे के साथ मिलकर किया। सास को डर था कि बहू दूसरे बच्चे की माँ बन गई तो बाहर जो मुकीम बेटा है वो तो बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगा। ये जलन, ये हसद, ये नफ़रत इस ख़ानदान को तबाह कर गई। बेटी कत्ल हो चुकी थी और बाप बार बार फ़ोन कर रहा था। जब बार बार फ़ोन करने के बाद बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसको परेशानी लाहक हुई। वो बेटी के ससुराल गया तो उसे बताया गया कि वो सामान लेकर किसी के साथ भाग गई है। बाप शबीर अहमद, जो ख़ुद एक पुलिस वाला था, उसको तजर्बा था ऐसे वाक़यात का, जराइम की तफ्तीश का वो तजुर्बा रखता था। फिर उसे शक हुआ कि घर बड़ा साफ़ है, धुला हुआ फ़र्श है। उसका दिल बैठ गया क्योंकि उसका ये शक जो था ये आम शक नहीं था, बल्कि दूसरी तरफ उसकी लख्ते जिगर थी। उसके जहन में 100 सवाल थे, वसवसे थे, लेकिन वो वसवसे, वो शक, वो सब कुछ दुरुस्त साबित हुआ। धुला हुआ फ़र्श वही था जहाँ उसकी बेटी के टुकड़े किए गए थे। नाजरीन, ये सब कुछ एक और हवा की बेटी के साथ होता रहा। ना ज़मीन फटी, ना आसमान टूटा, लेकिन यकीनन वहाँ की फ़ज़ाएँ ज़रूर चीखती रही होंगी। और एक दिन, बल्कि ये जो आहें हैं, ये जो उसकी जो दर्द निकली होगी वो यकीनन अर्श पर जाएगी। और जब अर्श पर जाएगी तो इन फ़र्श वालों ने, जिन्होंने उसके साथ जुल्म किया, यकीनन वो सज़ा से बच नहीं पाएंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।